हेलो दोस्तों। इसकी अपनी रही है सेकंड नंबर की क्लास से 8 की बात करें 9 जो आपको वो तीन क्लास से ताकि बिहार शिक्षक भर्ती सेकंड की आप निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में आप शामिल हो सकते हैं जहाँ पे आपको और जो भी स्टडी मटेरियल है वो निःशुल्क प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। देखिएगा, आज के क्वेश्चंस की अपन शुरुआत करते हैं कि निम्न में से कौन सा उष्मा का सबसे अधिक चालक है। आपको बताना है कि उष्मा का सबसे अधिक जो है कुचालक कौन सा है। कुचालक की बात की जा रही है। ऑप्शन है तांबा, सीसा, जस्ता या पारा। तो देखो, पारा अपन ने नॉर्मली ऐसे पढ़ा है कि भाई पारा ऐसी धातु होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाएगी दोस्तों? द्रव अवस्था में। ठीक है भाई, पारा जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा। तो ये उष्मा का कुचालक द्रव चालक पारा ही होगा। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। और 66वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 में जो है ये क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा जा चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिएगा, अति चालक का लक्षण क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अति चालक का लक्षण क्या है? और मैं इतना कह सकता हूँ कि 70% 70 से 90% स्टूडेंट जो है ना इसका गलत आंसर देते हैं। हालांकि ऑप्शन सी आपको दिख रहा है कि शून्य पारगम्यता होती क्या है। सूर्य शून्य पारगम्यता, ये इसको समझना जरूरी है। देखो, अति चालक की बात करें ना भाई, जो विद्युत का भी बहुत अच्छा चालक हो तो वो अति चालक की श्रेणी में आएगा। अब जैसे मान लो अति चालक जो है, अति चालक जो है, ठीक है, इसको बोलते हैं शून्य पारगम्यता। चुंबकीय क्षेत्र जो है ना इसके आर पार नहीं जा सकता, इसको बोलते हैं शून्य पारगम्यता। तो अति चालक का इंपॉर्टेंट लक्षण होता है कि इनकी पारगम्यता शून्य होती है। और 39वीं बीपीएससी एग्जाम का ही क्वेश्चन आप देख लीजिएगा ऐसे। तो ये अति चालक का इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, सारे बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वो मैं आपको यहाँ से करवा रहा हूँ। पूरे आज तक जो भी बीपीएससी ने पूछे है ना, ठीक है। बस अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आपको लाइक करने में कोई जोर आता नहीं है। और चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको लगे कि हाँ अपने लिए यूजफुल क्लास है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, यदि रेफ्रिजरेटर के बाद घंटों के लिए पूरे कमरे का तापमान का हो जाएगा ये वाला फिर आपका चारों तरफ से देख क्या खुले हुए रेफ्रिजरेटर इसमें रखा हुआ है तो इसके दरवाजे अपन ओपन कर देते हैं ना, तो क्या होगा दोस्तों? भाई नॉर्मली जो है भाई जैसे तापमान जो है कमरे का वो कम होगा, बढ़ेगा, वही रहेगा, या केवल रेफ्रिजरेटर के आसपास के क्षेत्र में घट जाएगा। तो ध्यान रखना, हमेशा जो है ना जब भी ऐसी ऐसी कंडीशन आएगी तो तापमान बढ़ेगा। तापमान क्या होगा? बढ़ेगा, याद रखना। ऑप्शन बी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन जो भी है वो सटीक आंसर रहेगा। और रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस पाई जाती है? सीएफसी। कौन सी दोस्तों? सीएफसी गैस पाई जाती है, जिसका नाम जो है वो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ये भी आपको याद रखना है। क्लोरो जो है कार्बन इसका नाम होता है। और इसी के कारण से अपनी जो ओजोन परत नहीं है, ओजोन लेयर इसका फॉर्मूला O3 है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको पता है कि आपने रिसेंटली पढ़ा होगा कि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है आपका, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उस पे जो है यहाँ पे इसमें छिद्र देखे गए हैं आपकी ओजोन लेयर में। तो इनका कारण आपका ये सीएफसी है जो कि आपके रेफ्रिजरेटर में पाई जाती है। और 67वीं जो बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 हुआ था उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो क्या होगा? इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। तो देखिएगा, यहाँ पे दो फैक्टर काम कर रहे हैं। एक आपका होता है द्रव्यमान, ठीक है, जिसको अपन नॉर्मली मास बोल देते हैं। एक आपका होता है भार, जिसको कि वेट बोला जाता है। जिसको कि वेट, अब आप जैसे मान लो कि भाई फिजिक्स के स्टूडेंट है तो आप जानते होंगे कि डब्ल्यू बराबर अपना फॉर्मूला होता है mg, मास इंटू आपका जो जैसे मान लो कि गुरुत्वाकर्षण बल कितना है ये होता है। तो ध्यान रखना, हमेशा भी मास तो कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे मान लो किसी वस्तु में आपका जैसे मान लो 20 kg उसका जो है मास है, तो द्रव्यमान तो 20 kg रहेगा, चाहे से आप उसको कहीं पे भी ले जाए। लेकिन उसका जो भार है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण से चेंज हो जाता है। उसका जो भार है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण से जो है चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो कि नॉर्मली जैसे मान लो पृथ्वी पे किसी का भार अगर जैसे मान लो या 60 kg का कोई पिंड है, अगर उसी पिंड को आप चंद्रमा पे ले जाओगे तो यहाँ 1/6 हो जाता है। वो कहने का मतलब वो 10 kg का जो है आपको प्रतीत होगा वहाँ पे। एक्चुअल में वेट तो अगर जैसे मान लो मास, मान लो अगर उसका मास 10 kg है तो मास तो 10 ही आएगा। लेकिन जो मतलब कि
प्रतीत होता हुआ भार है, जिसको कि अपन प्रतीत होता हुआ द्रव्यमान या भार बोलेंगे, वो आपका चेंज हो जाता है। तो भार हमेशा बदलेगा परंतु द्रव्यमान जो है वो सेम रहेगा। तो ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और 46वीं बीपीएससी जो प्री एग्जाम है उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और दोस्तों अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 की निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, जहाँ पे आपको सारा कंटेंट निःशुल्क प्रोवाइड करवाया जाता है। सारी जो भी आपकी पीडीएफ है, क्लास से संबंधित सब कुछ जो है वो आपको इस ग्रुप में मिलती है। तो आप चाहो तो ये ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली गैसें कौन सी है? आपको बताना है कि कौन से गैसों का समूह है इनमें से जो कि आपका वेल्डिंग में प्रयुक्त होगा। ऑप्शन जो ए है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, हाइड्रोजन और एसिटिलीन। तो देखिएगा वेल्डिंग में जो आपकी गैसें प्रयुक्त होती हैं, जो आपकी वेल्डिंग में गैसें प्रयुक्त होती है, उससे पहले दो गैसों से संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। एक आपकी दोस्तों होती है वाटर गैस, एक आपकी होती है कौन सी दोस्तों? वाटर गैस। और एक आपकी होती है प्रोड्यूसर गैस, एक आपकी होती है कौन सी? प्रोड्यूसर गैस। तो वाटर गैस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CO+H2। याद रखना आपको, CO+H2 ये तो वाटर गैस है। और CO+N2 आ जाए तो इसको बोलते हैं अपन प्रोड्यूसर गैस। वाटर गैस का फॉर्मूला CO+H2 होगा। और आपकी अगर जैसे मान लो प्रोड्यूसर गैस आपसे पूछ रहा है तो CO+N2 होगा। लेकिन बात की जा रही है यहाँ पे वेल्डिंग की, तो वेल्डिंग में जो आपकी प्रयोग होने वाली गैसें हैं वो आपकी हो जाएंगी ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। और 63वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2017 जो आयोजित हुई थी उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए, ध्यान रखना। बिल्कुल निःशुल्क तैयारी आपको करवाई जा रही है यहाँ पे, तो आप चैनल से जरूर जुड़े। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्ष 1945 में, वर्ष 1945 की बात की जा रही है, नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको पता है कि 1945 की घटना थी। दो शहर थे जापान के, जिसका एक का नाम आता है हिरोशिमा और एक दूसरे का जो नाम है वो आपका था नागासाकी। इन पे जो है परमाणु बम डाल दिए गए थे दोस्तों। और जहाँ देखो इसका प्रभाव यहाँ तक आज भी ऐसा है कि यहाँ पर जो भी आपकी संतानें उत्पन्न होती है ना आज भी, वो विकलांग होती है। याद रखना उस बम का इतना इफेक्ट है कि आज भी यहाँ पे जो संतानें उत्पन्न हो रही है वो कैसी हो रही है? विकलांग हो रही है, याद रखिएगा। तो एक्चुअली हुआ होता क्या है, जैसे मान लो कोई भी आपका जो एटम बम है दोस्तों, कोई भी आपका परमाणु बम है वो काम कैसे करता है? तो परमाणु बम में ध्यान रखना अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है, जिसको आप विखंडन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विखंडन अभिक्रिया। जैसे मान लो यूरेनियम का नाभिक है 92 235 और ये क्रिप्टोन में और आपका इसमें टूटता है, तो यहाँ से अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। टेम्परेचर काफी हाई होता है इसका, याद रखिएगा। तो जब 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए जो बम थे उनमें आपका प्लूटोनियम, ये ध्यान रखना, यूज किया गया था विस्फोटक के रूप में। और इस क्वेश्चन को बीपीएससी 2 बार इसका दोहराव कर चुका है। 56वीं और आपकी 59वीं जो आपकी बीपीएससी प्री एग्जाम हुई है उनमें आपका दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। और दोस्तों क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज क्लास को आप लाइक जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? देखो धातुओं की क्रियाशीलता की बात की जाती है, इनकी एक जैसे सीक्वेंस निर्धारित की गई है, जिसको नॉर्मली अपन सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। नॉर्मली अपन सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। अब ये सक्रियता श्रेणी जो है इस प्रकार से डिजाइन की गई है कि इसमें सबसे जो ऊपर है दोस्तों, इसमें सबसे जो ऊपर है वो आपकी सबसे अधिक जो क्रियाशील धातुएं हैं, सबसे अधिक जो भी आपकी क्रियाशील धातुएं हैं उनको इस सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर रखा गया है। उसके बाद इसकी मिड रेंज डिसाइड की गई और एट लास्ट जो है वो आपका सबसे कम क्रियाशील धातु है। जैसे मान लो आपका सोना वगैरह है, ये सबसे नीचे आ जाते हैं क्योंकि सबसे कम क्रियाशील होते हैं। बात की जाए देखो सबसे ऊपर जो इसमें होता है वो होता है पोटेशियम। कौन होता है दोस्तों? पोटेशियम होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है ये पोटेशियम, याद रखिएगा। फिर दूसरे नंबर पे आता है सोडियम, क्योंकि सोडियम के बारे में अक्सर आपने सुना होगा। देखो सोडियम जो है ना, इसको आप जल में डाल दोगे ना, जल में या नमी के संपर्क में आएगा ना, तो ये विस्फोट उत्पन्न करता है, ध्यान रखना। और सोडियम से संबंधित एक क्वेश्चन और बनता है, ऐसी कौन सी धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से काटा जा सकता है, तो ऐसी धातु भी आपकी सोडियम है। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी ऑप्शन पोटेशियम रहेगा। और 2 बार इस क्वेश्चन को जो है बीपीएससी रिपीट कर चुका है। 56वीं और 59वीं जो आपकी बीपीएससी प्री एग्जाम्स हुई है उनमें दोस्तों आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए, आप जो है चैनल से जरूर जुड़े। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
कड़वाहट के लिए जीभ मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा होता है? देखो जीभ के 3 ही पार्ट होते हैं उसमें, जैसे मान लो मध्य भाग, किनारे या पीछे का भाग। तो देखिएगा इसमें जो आपका पीछे का जो भाग है वो आपका कड़वाहट का अनुभव करवाता है, ठीक है। कड़वाहट भी कोई पदार्थ कड़वा है क्या, ठीक है। किनारे में बोला जाता है कि ये नमकीन पार्ट जो है उसका अध्ययन करवाता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और 66वें बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, इस कारण से अपन यहाँ पे इस क्वेश्चन को लेके आए हैं। देखिएगा बिहार शिक्षक भर्ती की निःशुल्क अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं जहाँ मेरे से भी आप संवाद कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको संपूर्ण जो पीडीएफ जो भी आपका स्टडी मटेरियल है वो आपको निःशुल्क प्रोवाइड करवाया जाता है यहाँ से। तो आप जो है उसके लिए जरूर जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि मटर पौधा है, भाई आपको पता है कि मटर के पौधे पे जो है आपका एक आनुवंशिकता का जो जनक जिसको बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है मेंडल को, इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे दोस्तों। क्योंकि ये जो पौधा है द्विबीजपत्री है, कैसा है, द्विबीजपत्री है, ये एक बात तो ये आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक साल में अपन इसकी कई किस्म तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक ही पौधे पे जैसे मान लो पुंकेसर और वर्तिकाग्र दोनों पाए जाते हैं, पुंकेसर और वर्तिकाग्र दोनों पाए जाते हैं। और ये ध्यान रखना एक साग का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, साग का उदाहरण है, याद रखिएगा। और 39वीं जो बीपीएससी प्री एग्जाम 1994 था उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो दोस्तों ये क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ जो है आप इसको लाइक जरूर करें। चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। ये आपके जो है मेंटलिटी पे डिपेंड करता है कि आप किसी अच्छी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं या जो है आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी अगर जैसे मान लो बिहार शिक्षक भर्ती की, फिर मैं आपको बता दूं अगर आप निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पीछे वाली जो भर्ती हुई थी उसमें भी जो है काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी राहत मिली थी, उनके लिए भी एक ग्रुप निर्धारित किया गया था। तो आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। रेगुलर क्लास आपको मिलेंगी अदर सब्जेक्ट भाई, जैसे मान लो 6 से 8 और 9 से 10। भाई 9 से 10 में तो आपके 3 स्ट्रीम है, अब साइंस मैथ है तो आधे साइंस के क्वेश्चन आने हैं आधे मैथ के क्वेश्चन। या 6 से 8 वाला जो है भाई आपको पता है, या सीटेट पेपर 2 आप क्वालिफाई हो तो 6 से 8 में फॉर्म डाल सकते हो, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। यहाँ आपका स्टेट वाला मामला आ जाता है। तो बिल्कुल सारी क्लासें आपको ध्यान में रखते हुए उस लेवल के हिसाब से यहाँ पे डिजाइन की जाती है। तो आप जो है हर क्लास से जरूर जुड़े, और चैनल पे फर्स्ट बार जुड़ते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, और साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं ताकि आगामी जो क्लासेज हैं उनकी अपडेट भी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।